लास्ट क्लास में स्टूडेंट वैक्यूल स्टार्ट किया था। मैंने बताया था वैक्यूल की जो ये आउटर कवरिंग होती है, दिस आउटर कवरिंग इज नॉन एज डोनोप्लास्ट। बीच में जो लिक्विड भरा हुआ रहता है ये लिक्विड सेल शेप कहलाता है। फिर मैंने बताया था सेल शेप में क्या क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट एंड मिनरल्स रहते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, वो बायोन्सी बनाने में हेल्प कर रही हैं। एनिमल सेल में नॉर्मली नील रहती हैं, बट होंगी तो बहुत छोटी छोटी सी रहती हैं। अगर अपन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें 2 टाइप ऑफ वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती हैं मेनली वो वैक्यूल होते हैं जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है और ऑस्मो रेगुलेशन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। और सेकंड मैंने आप लोग को बताया था कि फूड वैक्यूल होती है जिसमें फूड स्टोर करते हैं। उसके बाद आते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी? बेंडा ने की थी। इसकी स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन सिंपल है पर इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्डेड होती है। इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम क्रिस्टा बोलते हैं, ठीक है। देन आफ्टर हमने देखा था कि इसके पास इसके ऊपर छोटे छोटे से ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स का है बोलते हैं। इसमें जो लिक्विड फिल होता है ये लिक्विड क्या कहला रहा है? मैट्रिक्स कहलाता है। इस मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण मैंने एक टर्म नाम ली थी सेल विद इन सेल और प्रोकैरियोटिक सेल इन यूकैरियोटिक सेल। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन भी बोला था क्योंकि कई बार डीएनए बाइनरी फ्यूजन द्वारा खुद अपना डीएनए बना रहे हैं, खुद बाइनरी फ्यूजन द्वारा 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं अपना खुद का डीएनए फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और खुद का प्रोटीन बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इसलिए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन कहते हैं। उसके अलावा ये जो F1 पार्टिकल है, F1 पार्टिकल में हेड होता है, स्टॉक होता है और बेस होता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स होते हैं जो मेनली क्या बोल रहे हैं मैं एटीपी सिंथेटेज, जो एटीपी फॉर्मेशन करता है। उसके अलावा मैट्रिक्स जो होता है उसमें क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स होते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां पे सारी साइकिल आएंगी, तो तुम्हें थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कि किस जगह कौन सा एंजाइम्स है, उस अकॉर्डिंग हम स्टडी कर पाएंगे। मेन फंक्शन इसका एटीपी फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे? पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर नेक्स्ट टॉपिक मैंने आप लोग को स्टूडेंट्स प्लास्टिड्स पढ़ाए थे। प्लास्टिड्स 3 तरह के मैंने प्लास्टिड्स आपको बताए थे। कौन कौन से? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं कलर्ड प्लास्टिड होते हैं और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड को बोला था। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस होते हैं। मेनली इनका काम क्या होता है? स्टोर करना, इसलिए स्टोरेज ऑर्गन भी बोलते हैं ना अपन। स्टेम, रूट, फ्रूट्स और सीड में स्टोरेज होता है। यदि कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज होता है तो एमाइलोप्लास्ट, यदि प्रोटीन स्टोरेज होता है तो एल्यूरोप्लास्ट और यदि ऑयल स्टोरेज या फैट स्टोरेज होता है तो इलियोप्लास्ट बोलते हैं। उसके अलावा क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर्स का, वो कहला रहा है। ऑरेंज कलर के पेटल्स हो गए। एल्गी होती हैं बहुत सारी, वो कलर्ड होती हैं, उनमें कलर्ड प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट नाम दे रहे हैं। उसके बाद आते हैं अपन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो कि प्लांट सेल में होती है, ठीक है। इसके पास बीच में जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, ये लिक्विड क्या कहला रहा है? इस लिक्विड को स्ट्रोमा कहते हैं। फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगी यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लांट फिजियोलॉजी में, तो वहां पे मैं तुम्हें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कराऊंगी, बताऊंगी क्या होती है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि स्ट्रोमा में तो डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स रहते हैं और यहाँ पे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। दिस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज थाइलेकॉइड। इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? थाइलेकॉइड नाम देते हैं, ठीक है। इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जब एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं तो इसको अपन क्या नाम देते हैं? ग्रेना भी बोलते हैं और कई बुक्स में ग्रेनम भी लिखा हुआ आता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। उसके अलावा ये 2 ग्रेना आपस में किससे मिल रहे हैं? इंटरग्रेनम से या स्ट्रोमा लैमेली से मिले हुए रहते हैं। उसके अलावा ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या कहला रही है? क्वांटासोम कहलाती है। इन्हें क्या नाम देते हैं अपन? क्वांटासोम कहते हैं। और एक क्वांटासोम में कितने? 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं और क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। इसे भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन कहा जाता है क्योंकि स्ट्रोमा में भी डीएनए, आरएनए और 70S राइबोसोम होते हैं। ये अपना खुद का डीएनए बनाता है और खुद की ही प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। और सेकंड और मेन फंक्शन जो इसका होता है वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने माइक्रोबॉडीज बताई थी। माइक्रोबॉडीज मेनली 3 होती हैं जो प्लांट्स में होती हैं, एनिमल्स में नहीं होती। स्पिरोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइओक्सिसोम्स। स्पिरोसोम्स जो होती हैं फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं। पेरोक्सिसोम्स में कैटालेज एंजाइम होता है, कई बार पेरोक्साइड्स बन जाते हैं, उनको तोड़ने में ये हेल्प करता है कैटालेज एंजाइम। और ग्लाइओक्सिसोम ग्लूकोजन, और स्टार्च में बदलने को, स्टार्च को ग्लूकोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था सेंट्रोसोम, जो कि केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है। सेंट्रोसोम होता कहाँ पे है ये थोड़ा सा हमें ध्यान करना है।
सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहता है, 2 सेंट्रियोल्स और एक सेंट्रोस्फीयर रहता है। एक सेंट्रियोल की यदि मैं स्ट्रक्चर बताऊं स्टूडेंट्स, तो मैंने बताया था कि 9 जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और एक बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। मैंने कहा था बीच में ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ये जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ट्रिपलेट की फॉर्म में होती है, जैसे ए बी सी ए बी सी ए बी सी, और सी ए से जुड़ा होता है, इसे सी ए कनेक्टिव बोलते हैं। उसके अलावा एक के नीचे ग्रेन्यूल होती है जैसे एक्स ग्रेन्यूल, और 2 एक्स ग्रेन्यूल के बीच में वाई ग्रेन्यूल होती है। ये आपस में बीच वाले से किससे जुड़ रही है, रेडियल स्पोक से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। और इस तरह ये पूरी स्ट्रक्चर हमें कैसे दिख रही है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई देती है। उसके अलावा एबीसी जो है, एबीसी है क्या, मेनली ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। 13 ग्लोबुलर प्रोटीन्स ए बी और सी में होते हैं। ए और बी के 3 ग्लोबुलर प्रोटीन सेम होते हैं और बी और सी के 2 ग्लोबुलर प्रोटीन सेम होते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर आते हैं अपन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं सीलिया और फ्लैजिला पे। नेक्स्ट फ्रेंड सीलिया और फ्लैजिला पे आते हैं। सीलिया और फ्लैजिला में क्या होता है, मैंने पहले भी आप लोग को बताया था। सीलिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया में मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मैंने आप लोग को ये बात बताई थी, बैक्टीरिया की पूरी वॉल जो होती है उस पूरी वॉल पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और फ्लैजिला बताए थे, तो फ्लैजिला में मैंने स्टूडेंट्स आप लोग को बताया था कि फ्लैजिला एक ही सिरे पे प्रेजेंट रहते हैं, और एक ही सिरे में यदि हम देखें तो इस तरीके से, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसे अपन क्या बोल रहे हैं, बेजल बॉडी बोल रहे हैं। उसके बाद हुक होता है और बाहर निकला हुआ क्या रहता है, फिलामेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेजल बॉडी की स्ट्रक्चर है, अभी जो मैंने सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर आपको समझाई सेम वैसी ही होती है, बट यदि अपन फिलामेंट की स्ट्रक्चर देखें तो 9+2 रहती है। तो 9+2 वो कैसे होती है वो मैं आप लोग को समझाती हूँ। उसमें क्या रहता है, जैसे मैंने वहां पे आप लोग को बताया था बीच में एक रहता है, ऐसे यहाँ पे बीच में क्या रहेंगे, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है। बीच में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स रहती हैं और इन 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स के साइड में यहाँ पे 9 रहती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 रहेंगी साइड में, और बीच में कितनी होती हैं, 2 रहती हैं। ये जो 9 होती हैं ये किस फॉर्म में रहती हैं, ये रहती हैं डुप्लेट की फॉर्म में, ए और बी ओनली। 1 2 1 2 1 2 2 ओके, ए और बी। बट जैसे मैंने वहां पे आप लोग को बताया था कि सी ए कनेक्टिव होता है, यहाँ पे वैसा नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज और यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि इसमें सबसे बाहर की ओर एक और कवरिंग रहती है, ठीक है। एक कवरिंग बाहर की तरफ रहती है, एक कवरिंग यहाँ मिड में भी होती है, इन 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स की चारों तरफ। ये हमें ध्यान रखना है, ये डबल मेम्ब्रेनस ही होती है कवरिंग बाहर वाली। ये कवरिंग डबल मेम्ब्रेनस ही रहती है, अंदर वाली सिंगल मेम्ब्रेनस है। उसके अलावा बताया बीच में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, साइड में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, डुप्लेट की फॉर्म में है। अब ये कैसे जुड़ी हुई रहती हैं, ये जुड़ रही हैं आपके मेनली 2 तरह की आर्म्स रहती हैं यहाँ पे। ये बाहर वाली आर्म को तो हम बोल रहे हैं आउटर आर्म, और ये अंदर वाली को बोल रहे हैं इनर आर्म। ये इस तरीके से रहती है, आउटर आर्म और इनर आर्म, आउटर आर्म और इनर आर्म, आउटर आर्म इनर आर्म, इस तरीके से रहती हैं। ओके, उसके बाद इसमें भी सेम बीच में ये वाले स्पोक होते हैं। इन स्पोक को हम लोग क्या नाम देते हैं, जो इसको बीच में से जोड़ रहा है, इसको हम रेडियल स्पोक कहते हैं। इन स्पोक को हम क्या नाम देते हैं, रेडियल स्पोक, इन्हें हम रेडियल स्पोक कहते हैं। उसके अलावा मैंने ये वाली जो बताई थी कि ये जो सर्किल होता है, इस सर्किल को अपन क्या नाम दे रहे हैं, सेंट्रल शीट। इसे बोल रहे हैं हम लोग सेंट्रल शीट बोलते हैं इसे अपन। उसके बाद यदि हम देखें तो उसके बाद ये बीच वाली 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी, आउटर 9 होगी। ये जो स्ट्रक्चर नॉर्मली रहती है, ये स्ट्रक्चर होती है आपकी ये बाहर वाले फिलामेंट्स की। 9+2, 9 आउटर वाली होगी और 2 जो है वो मिडिल की होगी,
क्लियर होगी ये चीज। अब यदि वापस वही वाली बात देखें कि ए और बी क्या है, तो ए और बी वापस वही 13 ग्लोबुलर प्रोटीन है जो मैंने वैसे बताए थे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। फिर वापस आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसमें कितने दो ग्लोबुलर प्रोटीन आपस में मिल रहे हैं? 2 ग्लोबुलर प्रोटीन आपस में मिलते हैं। ये हो गए ए और बी, ये हो गए ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब अपन ग्लोबुलर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, यदि अपन किसकी बात कर रहे हैं? फ्लैजेला की बात कर रहे हैं, तो फ्लैजेला में इनको क्या नाम देते हैं? फ्लैजेलिन। क्या नाम दे रहे हैं? फ्लैजेलिन। फ्लैजेला में तो इनको क्या नाम दे रहे हैं अपन? फ्लैजेलिन। और यदि अपन सीलिया की बात करते हैं, तो सीलिया में अपन क्या कहते हैं? इन ग्लोबुलर प्रोटीन को सीलिया में सीलियम। ठीक है, तो ये 2 ग्लोबुलर प्रोटीन इसमें प्रेजेंट रहते हैं। स्टूडेंट, सीलिया में कोई प्रोटीन नहीं होते हैं, फ्लैजेला में रहते हैं। फ्लैजेला में यदि अपन प्रोकैरियोटिक की बात करें, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया में यदि फ्लैजेला प्रेजेंट है तो जहां वो जो प्रोटीन होते हैं उनको तो फ्लैजेलिन प्रोटीन कहते हैं। और यदि यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक जैसे पैरामीशियम हो गया, तो पैरामीशियम में जो रहते हैं प्रोटीन, उन प्रोटीन को अपन क्या नाम देते हैं? ट्यूपुलिन। सीलिया में कोई प्रोटीन नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स सीलिया और फ्लैजेला की स्ट्रक्चर देखी, अभी मैंने आप लोग को बताया। उसके अलावा यदि हम इसका फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या होता है इसका? मेन फंक्शन क्या रहेगा इसका? मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये। किसमें? मूवमेंट में। ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला का मेन फंक्शन मूवमेंट रहता है। अब यदि अपन नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट अपना रहता है न्यूक्लियस। मेन अपना वही रह गया है, बाकी हमारे सारे टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था जब अपन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, जबकि अपन यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है, उसके अलावा एक कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होती है और न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं उसकी स्ट्रक्चर बना के। मैं क्लियरली आपको बताती हूँ कि न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट रहता है इसमें। आते हैं, ठीक है। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये भी सिंपल, ये चीज ध्यान रखनी है। सिंगर एंड निकोलसन ने जो स्ट्रक्चर बताई थी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, उसी के अकॉर्डिंग रहती है। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहती है न्यूक्लियस की। इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के बाद अब यदि अपन देखें तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, दिस लिक्विड इज नॉन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, देन न्यूक्लियोलस, और ये जेनेटिक मटेरियल रहता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, तो ये तो होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, देन अपन आते हैं, ये एक चीज ध्यान रखनी है, इसके पास क्या रहता है? न्यूक्लियर पोर रहता है। उसके अलावा क्या रहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है। उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, और उसके अलावा मैंने क्या बताया? जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। किस फॉर्म में? क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में इसके पास क्या रहता है? जेनेटिक मटेरियल रहता है। थोड़ा सा ये चीज मैं यहाँ पे बताऊं स्टूडेंट्स, जो इसके डार्क पार्ट होते हैं उस क्रोमेटिन फाइबर को अपन क्या कहते हैं? डार्क जो होता है हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना अभी से। जो लाइट पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन। ठीक है, जो लाइट होता है यहाँ आरएनए की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जो डार्क होता है उसमें आरएनए की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और जो लाइट होता है उसमें डीएनए की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अगेन आते हैं स्टूडेंट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मैंने बताया इसके पास 2 मेम्ब्रेन रहती है। ये वाली मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो अंदर वाली है इसे अपन नाम दे रहे हैं इनर मेम्ब्रेन। और
और ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये मेनली किससे जुड़ी हुई रहती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मैंने वहां स्ट्रक्चर भी बताया था, तो बनाते हुए मैंने बताया था कि इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ रहती है। और क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या प्रेजेंट रहते हैं? कुछ पे राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, तो इसकी जो आउटर वॉल होती है उस पर कुछ क्वांटिटी में हमें क्या मिलेंगे? राइबोसोम भी मिलते हैं। ठीक है। उसके अलावा यदि अपन देखते हैं तो इसके पास क्या प्रेजेंट, मैंने बताया कि न्यूक्लियर पोर होता है। ये जो न्यूक्लियर पोर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या रखता है? कनेक्शन रखता है। यहाँ से जो भी डीएनए या आरएनए, मेनली आरएनए को न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में लाने में ये हेल्प करता है। कौन? न्यूक्लियर पोर। उसके बाद यदि अपन बात करते हैं न्यूक्लियोलस की, यहाँ पे मैंने आप लोग को न्यूक्लियोलस नहीं बताया, न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। थर्ड, ये तो हो गया आपका फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड अपन ले रहे हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है स्टूडेंट्स, ये सिंपल स्ट्रक्चर होती है, राउंडेड स्ट्रक्चर, जो मेनली यहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर से कहीं कहीं पे ये अटैच भी रहती है, कहीं कहीं पे ये सेपरेट होती है। उसके अलावा इसका मेन काम क्या होता है? आरआरएनए फॉर्मेशन। मेनली क्या बना रही है? आरआरएनए फॉर्मेशन करती है, ये आरआरएनए बनाती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन थर्ड, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में कंप्लीट क्या क्या रहेगा स्टूडेंट्स? डीएनए होगा इसके पास, आरएनए होगा इसके पास। ठीक है। उसके अलावा इसके पास प्रोटीन्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जो वर्क करते हैं। उसके बाद आते हैं अपन जेनेटिक मटेरियल पे। जेनेटिक मटेरियल मैंने कहा था किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में होता है। और ये जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं इनमें मेनली क्या क्या होता है? डीएनए होता है इसके पास, आरएनए है, उसके बाद इसके पास हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं। अब जब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं ये कंडेंस्ड हो जाते हैं, और कंडेंस्ड होकर जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये इस तरह कंडेंस्ड हो जाते हैं और कंडेंस्ड होके ये एक तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज से हम कहते हैं क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में इस तरह से ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। कुछ जगह पे ये नहीं होती हैं बीड्स, ऐसे। तो जिस जगह पे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या मेनली इसको क्या नाम देते हैं अपन? सेंट्रोमियर। इसे हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोमियर। उसके अलावा सेंट्रोमियर के बाहर की तरफ ऐसे डिस्क नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। दिस डिस्क नुमा स्ट्रक्चर इज नॉन एज काइनेटोकोर। इसको अपन ने क्या नाम दिया? काइनेटोकोर नाम दिया डिस्क नुमा स्ट्रक्चर को। ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे। ये जो मैंने बताई आपको ऐसे बीट लाइक स्ट्रक्चर, ये बीट लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती हैं? क्रोमोमियर। इनको अपन क्या नाम दे रहे हैं? क्रोमोमियर्स नाम देते हैं। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से ये अलग अलग ये जो बन रहे हैं इनको क्या नाम देंगे अपन? क्रोमेटिन। ठीक है। कुछ ऐसे क्रोमोसोम भी होते हैं जो न्यूक्लियोलस से जुड़ते हैं, तो न्यूक्लियोलस से जुड़ने के कारण मैं इनको अभी इस फॉर्म में ही बना रही हूँ, टेट्राड की फॉर्म में। ये वाली फॉर्म तो इसकी क्या कहला रही थी आपकी स्टूडेंट्स? टेट्राड की फॉर्म, क्योंकि इसमें 4 आर्म्स अपने को क्लियरली दिखाई दे रही है। अभी मैं केवल 2 आर्म्स से आपको समझा रही हूँ कि कुछ में क्या होता है कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ साथ ये कई जगह पे न्यूक्लियोलस से जुड़ा हुआ रह जाता है, तो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो जाता है इसको। यहाँ पे ये वाला तो मैंने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसे मैंने क्या नाम दिया था? सेंट्रोमियर। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन, ये जिसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन, ये वाला जो रीजन होता है इस रीजन को बोलते हैं NOR। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन। इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन बोलते हैं, जिस जगह पे ये न्यूक्लियोलस से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। उसके अलावा नॉर्मली ये कुछ में ही प्रेजेंट होता है, सब में नहीं होता है। इसका वो भाग, इसका ये जो सेपरेट ये वाला भाग होता है, इस पार्ट को, ये सभी न्यूक्लियस में होता है, इसे बोलते हैं टेलोमियर।
ये टीलोमियर एक क्रोमोजोम को दूसरे क्रोमोजोम से जुड़ने नहीं देता है। वापस बताती हूँ स्टूडेंट, क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर नॉर्मली टेट्राइड की फॉर्म में होता है। टेट्राइड में मैंने बताया कि इसमें क्रोमोमियर्स होते हैं, जिस जगह पे क्रोमोमियर्स नहीं होते हैं उसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं, जो कि सेंट्रोमियर कहला रहा है। इसके बाहर की तरफ ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। उसके बाद इसमें क्रोमोमियर्स बीड लाइक स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं और एक क्रोमेटिन होता है। कई बार ये बाइवेलेंट फॉर्म में भी रहता है यही क्रोमोमियर, इसमें वही आपके ये रहेंगे क्रोमेटिन रहते हैं इसमें इस तरीके से, ठीक है। पर ये बाइवेलेंट यानी टेट्राइड की फॉर्म में ना होके ये इस तरह की फॉर्म में है। और इसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कई जगह पे किससे जुड़ा हुआ रहता है, न्यूक्लियोलस से जुड़ा हुआ होने के कारण इसके बाद वाले रीजन को अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये हो गई आपकी क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर। अब हम बताएंगे on the basis of location of सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के लोकेशन के बेसिस पे क्रोमोजोम्स आर 4 टाइप के क्रोमोजोम हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। कौन कौन से 4 टाइप के क्रोमोजोम्स होते हैं? एक होता है टीलोसेंट्रिक, दूसरा होता है एक्ट्रोसेंट्रिक, तीसरा होता है मेटासेंट्रिक और फोर्थ है सब मेटासेंट्रिक। देन स्टार्ट करते हैं टीलोसेंट्रिक से। टीलोसेंट्रिक का स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो इसमें सेंट्रोमियर स्टूडेंट टिप पे होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही इसमें कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है और उसके बाद क्या प्रेजेंट रहते हैं, उसके बाद ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके से। तो क्योंकि ये हमें आई की शेप का दिख रहा है तो इसे आई शेप्ड भी बोलते हैं अपन, ठीक है। और इसमें सेंट्रोमियर कॉन्स्ट्रक्शन स्टार्टिंग में ही हो जाता है, तो ये क्या कहला रहा है आपका टीलोसेंट्रिक। मैंने कहा था कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो सेंट्रोमियर इसके कहां पर है, टिप पर है, तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया, टीलोसेंट्रिक। और ये कौन सी शेप का रहता है, आई शेप का। उसके बाद सेकंड आते हैं अपन एक्ट्रोसेंट्रिक। एक्ट्रोसेंट्रिक में ना टिप से थोड़ा सा अलग रहता है, तो ये इस तरीके से दिखता है, इसलिए इसको अपन क्या नाम देते हैं, ये किस तरह से दिख रहा है, एल शेप्ड होता है। ये क्या रहता है, ये एल शेप्ड, और इसको अपन क्या नाम देते हैं, एक्ट्रोसेंट्रिक। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्ट्रोसेंट्रिक बोल रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक आपका नॉर्मली वी शेप दिखाई देता है आपको इस तरीके से, यानी बिल्कुल बीच में होता है, सेंटर में होता है। इसे मैं वी शेप्ड, नॉर्मली वी शेप्ड ही दिखेगा देखने में, और इसे अपन क्या नाम देते हैं, मेटासेंट्रिक। अब आते हैं अपन फोर्थ एंड लास्ट पे आते हैं। लास्ट क्या है, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक जो है वो आपका बीच से थोड़ा सा साइड में रहता है, तो वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, इस स्ट्रक्चर को क्या ना किस शेप की दिखती है, नॉर्मली जे शेप्ड दिखती है, ठीक है। और इसको अपन क्या नाम देते हैं, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। थोड़ा सा क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए टिपिकल रहता है, तो मैं दोबारा से समझा रही हूँ तुम्हें एक बार। मैंने आप लोग को बताया कि इसमें क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये क्रोमोजोम जो होते हैं ये इस तरीके से दिखता है आपको। इसमें बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन है, अंदर हमें क्या दिख रहे हैं, क्रोमोमियर्स दिख रहे हैं। और ये क्रोमोमियर्स जो है मेनली अपन इनको क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन बोल रहे हैं। बीच में जिस जगह क्रोमोमियर्स नहीं होते उन्हें प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर कहते हैं। इसके बाहर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज काइनेटोकोर्स। उसके अलावा कुछ ऐसे क्रोमोजोम्स भी होते हैं जिसमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के साथ साथ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होता है। वो किस जगह होते हैं, जहां पर ये जो क्रोमोजोम होता है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, न्यूक्लियोलस से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसके बाद का कॉन्स्ट्रक्शन के बाद का रीजन क्या कहलाता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन कहला रहा है, ठीक है। और ये जो क्रोमोजोम होता है, इस क्रोमोजोम को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन क्रोमोजोम, इसको हम ये नाम देते हैं। फिर मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ
सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की बेसिस पे ये 4 टाइप के क्रोमोसोम मैंने बताए, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में टिप पे रहता है, आई शेप्ड होता है। ये एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा सा साइड में होता है और एल शेप दिखाई देता है। मेटासेंट्रिक में बिल्कुल बीच में होता है सेंट्रोमियर और ये वी शेप दिखाई दे रहा है। और सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा साइड में होता है और जे शेप्ड दिखाई देता है, इसे सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। ये चैप्टर आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म हो गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 10 सेल डिवीजन। हालांकि बायोमोलिक्यूल पढ़ाना था पर बायोमोलिक्यूल मैं इसके बाद पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पढ़ाई है, क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर पढ़ाई, क्रोमोसोम की पढ़ाई, सेंट्रोसोम की पढ़ाई। तो ये सेल डिवीजन थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही सब स्ट्रक्चर जो होती है इन्वॉल्व होती है सेल डिवीजन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्यों जरूरी होता है किसी भी प्लांट या एनिमल्स के लिए या किसी भी लाइफ के लिए, फॉर द कंटिन्यूटी के लिए, कि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो वो क्या वो इसलिए आपके सेल डिवीजन जरूरी रहता है। अब आते हैं, यदि अपन सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं तो सेल डिवीजन मेनली 3 टाइप ऑफ सेल डिवीजन होते हैं आपके। एमाइटोटिक, माइटोटिक और थर्ड होता है मियोसिस। ठीक है, 3 टाइप ऑफ हम सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं। एमाइटिक जो नॉर्मली लोअर प्लांट्स में रहता है, क्या रहता है, जैसे हमने अमीबा में भी पढ़ा है। एमाइटिक में क्या होता है, सिंपल अमीबा में हमने देखा था कि अमीबा की सेल है, इसके बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है यहाँ पे, तो न्यूक्लियस के डिवाइड होते ही इसमें सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होती है और सेल मेम्ब्रेन के डिवाइड होते ही 2 सेल बन जाती है। तो ये सिंपल सा जो डिवीजन हम लोग पढ़ते हैं, जिसे बाइनरी फिजन भी बोल रहे हैं अपन और एमाइटिक डिवीजन भी कहते हैं। अपने मेन इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन सा डिवीजन पढ़ना है, एक तो होता है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। थोड़ा सा समझाती हूँ मैं स्टूडेंट्स की माइटोसिस और मियोसिस है क्या। माइटोसिस नॉर्मली वो डिवीजन होता है जिसमें एंडिंग में भी क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं सेम रहते हैं। क्रोमोसोम नंबर का मतलब कि स्टार्टिंग में यदि क्रोमोसोम नंबर 2n है तो एंडिंग में भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहेंगे। जबकि यहाँ पे यदि स्टार्टिंग में क्रोमोसोम नंबर 2n है तो क्रोमोसोम नंबर एंडिंग में क्या रह जाएंगे, n। ठीक है, अब तुम कहोगे मैम ये 2n का मतलब क्या रहता है। 2n का मतलब बच्चों क्या होता है, 2n का मतलब हम यहाँ लेते हैं डिप्लॉइड और n का मतलब होता है स्टूडेंट्स हैप्लॉइड। अब ये क्या मतलब है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, तो हमें पता है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या करता है, 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक को लेके जाता है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक को लेके जा रहा है, तो किस फॉर्म में वो लेके जाता है कैरेक्टरिस्टिक को, और कौन है ऐसा जो उसको कोड कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत सारे होते हैं, तो एक कैरेक्टरिस्टिक को जब 2 क्रोमोसोम यानी एक कैरेक्टरिस्टिक को जब 2 क्रोमोसोम नंबर है, 2 क्रोमोसोम मिलके है ना एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, डिप्लॉइड कहलाती है। और यदि एक ही क्रोमोसोम जो होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, हैप्लॉइड। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स आप लोग को समझाती हूँ। हमें पता है कि हमारे पास ह्यूमन बींग्स के पास कितने 46 क्रोमोसोम है, ये तुमने पढ़ा है अभी 10th में। ठीक है, 46 क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, 23 पेयर। 23 पेयर में हम लोगों ने पढ़ा था 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोनॉमस होते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस बताए थे, जो कि आपकी सिंपल करेक्टर, ऑटोनॉमस करेक्टर जो होते हैं, जितने भी मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल करेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं, ये ऑटोनॉमस क्रोमोसोम। ठीक है, बट जो 1 पेयर क्रोमोसोम होता है, वो 1 पेयर क्रोमोसोम को हमने क्या बोला था, सेक्स क्रोमोसोम बोला था। तो ठीक है, इस 1 पेयर को हमने सेक्स क्रोमोसोम बोला था। तो ये जो 1 पेयर है, जैसे ये XX या XY, यानी XX दोनों 2 क्रोमोसोम मिलके क्या बताते हैं, मेल है या फीमेल है। यानी XX मिलके तो फीमेल बता रहा है और XY मिलके क्या बता रहा है, मेल बता रहा है। तो 2 क्रोमोसोम मिलके एक कैरेक्टरिस्टिक को बता रहे हैं, तो वो कंडीशन तो क्या कहलाती है, डिप्लॉइड। जब ओनली वन रह जाता है, 1 क्रोमोसोम जो है वो बता रहा है किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को, तो हैप्लॉइड। या अपन सिंपल सी कह रहे हैं कि 2n का मतलब डिप्लॉइड और n का मतलब हैप्लॉइड। 2n जो है वो 2 कैरेक्टर मिलके एक कैरेक्टरिस्टिक को कोड करता है। तो जब मैंने बताया आपको कि माइटोसिस है, तो माइटोसिस में स्टार्टिंग में क्रोमोसोम नंबर 2n होते हैं। 2n का मतलब अभी मैंने बता दिया 23 पेयर। ठीक है, तो एंडिंग में भी कितने रहेंगे,
23 पेयर रहेंगे। पर यहाँ पे यदि अपन बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में 2n है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, n में। यानी स्टार्टिंग में 23 पेयर है तो एंडिंग में कितने रह जाएंगे, ओनली 23 क्रोमोजोम रह जाएंगे मियोसिस में। यानी जस्ट हाफ हो जाता है क्रोमोजोम नंबर। जबकि इसमें यदि 23 पेयर हैं तो 23 पेयर ही रहते हैं क्रोमोजोम। ये थोड़ा हमें याद रखनी है बात, ठीक है, कि माइटोसिस में 23 पेयर ही रहते हैं, जबकि मियोसिस में 23 पेयर से ओनली 23 क्रोमोजोम रह जाते हैं। अब आते हैं अपन सेकंड पे। पहली कंडीशन तो समझ में आ गई कि माइटोसिस का मतलब क्या होता है, मियोसिस में। माइटोसिस में क्रोमोजोम नंबर सेम रहते हैं, मियोसिस में क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाते हैं। सेकंड कंडीशन पे आते हैं स्टूडेंट। तो सेकंड कंडीशन में ये चीज ध्यान रखना कि माइटोसिस हमेशा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने वाली जो सेल्स होती हैं वहां पर होता है। तो ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली ग्रोथ, जबकि ये कब आना होता है, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के समय ये रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमें दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि माइटोसिस कब होता है और मियोसिस कब होता है। क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के समय होता है तो इसमें वेरिएशंस आती हैं। ये मैं जब मियोसिस पढ़ाऊंगी तो तुम्हें समझाऊंगी कैसे आती है। इसमें आपकी वेरिएशंस नहीं रहती हैं, सिंपल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोसिस। अब आते हैं अपन स्टार्ट करते हैं माइटोसिस को, ठीक है। माइटोसिस मेनली डिस्कवर की बात करें तो माइटोसिस को किसने डिस्कवर किया था, स्ट्रॉसबर्गर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोसिस के बारे में बताया था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ही बताया था कि इन्होंने प्लांट सेल में माइटोसिस को देखा था। और यदि एनिमल सेल की बात करें तो अनदर एक और साइंटिस्ट थे, हम कहेंगे ये किसने देखा था, स्ट्रॉसबर्गर ने प्लांट सेल में देखा था। और एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में किसने देखा था, फ्लेमिंग ने देखा था। ठीक है, बाद में फ्लेमिंग ने ही इसको नाम भी दिया था माइटोसिस। अब यदि अपन माइटोसिस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो माइटोसिस क्या है, अभी बताया कि इसमें क्रोमोजोम नंबर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सेम रहते हैं। माइटोसिस जब हम पढ़ रहे हैं तो माइटोसिस में मेनली दो प्रोसेस होती है। एक तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। ये चीज हमने माइटोटिक डिवीजन में भी देखी थी। माइटोसिस और माइटोटिक डिवीजन एक की बात होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब आते हैं अपन माइटोसिस पे। तो माइटोसिस में मैंने आप लोगों को बोला कि इसमें आपके क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन होगा, ठीक है। न्यूक्लियस डिवीजन को यहां हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन। साइटोप्लाज्म डिवीजन को अपन क्या कहते हैं, ये तो हो गया कैरियोकाइनेसिस, ये होता है साइटोकाइनेसिस। अब अपन स्टार्ट करते हैं कैरियोकाइनेसिस से। मेनली इसमें दो फेज रहती हैं स्टूडेंट्स। पहली होती है इंटरफेज और दूसरी होती है एम फेज या माइटोटिक फेज भी बोल देते हैं, जिसे अपन एम फेज लिखती हूँ मैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इंटरफेज की बात करें अपन तो कैसे होता है इंटरफेज में, मैं एक आपको इसमें ऐसे बना के बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपके फेजेज होती हैं G1, G2, G1S, G2, ठीक है। उसके बाद ये जो बची हुई फेज होती है इसे बोलते हैं एम फेज। देखो ये वाली फेज होती है G1S, G2 और ये वाली कंप्लीट ये जो मैंने बनाई है 4, ये क्या होती हैं, एम फेज होती है, ठीक है। और ये जो होती है इसे बोलते हैं G0, जो कुछ में होती है और कुछ में नहीं होती है। अब मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स वापस G1 फेज की। तो G1 फेज का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ फेज 1। क्या बोलेंगे इसे अपन, ग्रोथ फेज 1। इसको क्या बोलेंगे, एस फेज को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। G2 फेज को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज
सेकंड। ठीक है, तो ग्रोथ फेज 1 और ग्रोथ फेज 2 की बात करूं तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये थोड़ा सा हमें याद करना है। इस फेज में और इस फेज में क्या है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। और सिंथेसिस फेज है जो एस फेज है, इसमें क्या बन रहा है, डीएनए। तो इसको अपन बोलेंगे डीएनए से डीएनए का बनना जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं अपन रेप्लिकेशन। थोड़ा याद रखना। तो एस फेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है और G1 और G2 फेज में आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस रहता है। उसके बाद आते हैं अपन एम फेज में। एम फेज में कौन कौन सी फेज आती है, पहली फेज होती है प्रोफेज, सेकंड होती है मेटाफेज, थर्ड होती है एनाफेज और लास्ट होती है टीलोफेज। ठीक है, G0 फेज जो कि रेस्ट फेज भी कहलाती है। ठीक है, इसको रेस्ट फेज भी बोलते हैं। ये एक तरह से दो सेल डिवीजन के बीच की फेज होती है, जब आपकी सेल जो होती है वो रेस्ट में रहती है। तो ये 24 आवर्स, यानी अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। किसमें, ह्यूमन बीइंग्स में। तो प्रिपरेशन यानी इंटरफेज जो है कौन कौन सी है, G1, S और G2। तो 23 आवर्स तो क्या रहती है, प्रिपरेशन रहती है। और 1 आवर की, ओनली 1 आवर की क्या रहती है, एम फेज, यानी डिवीजन केवल 1 आवर का ही रहता है, न्यूक्लियस डिवीजन। ये किसमें होगा, ये केवल इसमें होगा, बाकी सारी क्या होती है, प्रिपरेशन होती है। तो अब इंटरफेज हमें समझ आए। इंटरफेज में कौन कौन सी मैंने बताई, G1, S और G2। G1 में मैंने बताया ग्रोथ फेज होती है जिसमें आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होता है। S जो होती है सिंथेसिस फेज जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। G2 फेज ग्रोथ फेज होती है, इसे आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं। एम फेज में कंप्लीट क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जो ओनली मैंने यदि ह्यूमन बीइंग की बात की तो 1 आवर का होता है। उसके बाद दो सेल डिवीजन के बीच में कई बार G0 फेज होती है जिसे अपन रेस्ट फेज भी बोलते हैं। अब आते हैं अपन एम फेज पे, जो अपन यहाँ ना कंप्लीटली समझेंगे। एम फेज की बात करती हूं तो एम फेज में फर्स्ट जो मैंने बताया आपको, कौन सा, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोफेज में फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये मैंने अभी बनाई थी। ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन फाइबर है। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था, अभी मैंने इसको बनाया भी था। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये वाले आपके क्रोमेटिन फाइबर हो गए। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस हो गया। और ये बताने की जरूरत है ही नहीं कि इसमें जो लिक्विड भरा हुआ रहता है इसे अपन क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे ऊपर एक स्ट्रक्चर और होती है, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं, सेंट्रोसोम। अब प्रोफेज में होता क्या है, अब प्रोफेज में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं ये किसमें, इसे तो बोलेंगे अर्ली प्रोफेज। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में ये बाहर सेल मेम्ब्रेन तो है ही। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारी। अब इसमें ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है ही, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है ही। ठीक है, और ये बाहर सेंट्रियोल है। ठीक है, अब ये जो एक सेंट्रियोल होता है दूसरी तरफ जाना स्टार्ट करता है। इसमें यदि मैं यहाँ पे एक ही बनाऊं स्टूडेंट्स, तो ये दूसरा सेंट्रियोल यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा और ये थोड़ा सा बीच वाला खिंचाव आ जाता है। ठीक है, तो एक सेंट्रियोल दूसरी तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियोलस, और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यदि प्रोफेज की एंडिंग में देखें, लेट प्रोफेज में बोला मैंने इसे, लेट प्रोफेज में क्या होगा, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगी। उसके बाद क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्टेड into chromosome
एंड सेंट्रियोल moved toward the another pool. One centriole moved toward the another pool. ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया प्रोफेज। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे, मेटाफेज। तो मेटाफेज में यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म तो डिसअपियर हो गया। मैंने कहा था सेंट्रियोल दूसरे पोल पे, यानी इस जगह आ गया आपका सेंट्रियोल। इसके बीच की ये जो थी रेस सेंट्रोमियर की, वो ऐसे फैल गई, ठीक है, जिसे अपन ने क्या नाम दिया, स्पिंडल फाइबर। क्या नाम दिया, स्पिंडल फाइबर नाम दिया। एक सेंट्रियोल दूसरा सेंट्रियोल, और क्रोमोजोम इसमें यहाँ बीच में आके लग जाते हैं इस तरीके से, ऐसे। तो बीच में आके लगते हैं, सेंट्रोमियर बीच में है ना आपका जुड़ जाता है। तो ये जो बनाता है, ये एक तरह से एक है ना प्लेट फॉर्म करता है, जिस प्लेट को अपन क्या नाम देते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है बीच में। अब क्या होता है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, एनाफेज पे। एनाफेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ यही लिखूंगी, सेंट्रोमियर स्प्लिट। सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, और सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने से क्या होगा, बोथ द क्रोमोजोम मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल। कैसे होगा वो मैं बताती हूँ आपको, देखो। ये इस तरीके से, इस तरीके से ये दो क्रोमोजोम ऊपर आ गए, क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया था तो टेट्राड की फॉर्म नहीं दिख रही है। दो क्रोमोजोम यहाँ नीचे आ गए, ठीक है, समझ गए। तो दो क्रोमोजोम यहाँ चले गए, दो क्रोमोजोम नीचे आ गए। अब जब आ गए है तो लास्ट स्टेज अपन कौन सी लेते हैं, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में आपके कंप्लीट ये ऊपर की तरफ दोनों पोल पे पहुंच जाते हैं। दोनों पोल पे पहुंचने पर दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाती है। अगेन क्रोमोजोम कन्वर्टेड इनटू क्रोमेटिन फाइबर। देन अगेन दूसरा आपका यहाँ पे नीचे की तरफ भी अगेन वही प्रोसेस होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म डेवलप्ड हो गया इनके अंदर। उसके अलावा इनके ऊपर की तरफ आपके सेंट्रोसोम बन जाते हैं। ये तो हो गया आपका कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स में साइटोकाइनेसिस पढ़ाऊंगी।